हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मस्त। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जिस बात को लास्ट क्लास में कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाना है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिलता है, चाहे सरेंडर करने पे मिले, मेच्योरिटी करने पे मिले, या फिर कैजुअलिटी के केस में मिले, यानी कि डेथ हो गई है उस केस में मिले, ये सभी पैसा एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन कुछ केसेस में एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, जिसमें से पहला था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा अगर आएगा तो वो टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। राइट? कैसे टैक्सेबल होता है? अगर कंपनी को कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता है तो कंपनी के हाथ में पीजीबीपी की इनकम है। उस कीमैन को खुद पैसा मिल जाता है तो उसके हाथ में सैलरी की इनकम है। और कीमैन की डेथ होने पे अगर उनके घर वालों को मिलेगा पैसा तो घर वालों के हाथ में ये कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। But apart from this one payment, there are 4 more payments from insurance company which are not exempt. That means they are taxable. आइए दूसरा वाला देखते हैं। Any sum received under an insurance policy issued on or after 1/4/2012 in respect of which the premium payable for any of the years during the terms of the policy exceeds 10% of the sum assured. However, such sum received on the death of the person shall be exempt. ये टैक्सेबल है। कौन सा? एनी सम रिसीव्ड अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2012। अगर पॉलिसी 1/4/2012 के बाद इशू हुई है जिसका प्रीमियम कभी भी सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा था, मतलब अगर सम एश्योर्ड पॉलिसी की 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है, पॉलिसी इशू कब हुई है? पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/12, ठीक है, और इसकी प्रीमियम जो है मोर देन 10% ऑफ द सम एश्योर्ड है। 10% इसका कितना होता है? 10 लाख का 10% 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा प्रीमियम है, ग्रेटर 1 लाख है, यानी 1 लाख 1 रुपया हो या एनीथिंग मोर देन 1 लाख रुपए अगर प्रीमियम है, तो ये जो मेच्योरिटी पे पैसा आएगा, ठीक है, मेच्योरिटी पे जो पैसा आएगा, मेच्योरिटी पे क्या पैसा आएगा? मेच्योरिटी पे पैसा आएगा 10 लाख प्लस बोनस। कहता है ये टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने सरेंडर कर लिया तो ऑब्वियसली पैसा और कम आएगा, ठीक है, सरेंडर किया तो आपको थोड़ा सा पैसा मिलेगा। वॉट एवर जो भी मिलता है ये क्या है? टैक्सेबल। लेकिन अगर आपको पैसा डेथ पे आता है, ठीक है, कितना आएगा? ऑब्वियसली 10 लाख प्लस बोनस आएगा जितना सम एश्योर्ड था, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि बस डेथ के केस में तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज ये पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। कब? अगर प्रीमियम 10% से ज़्यादा है। बस इसी वाले केस में अगर प्रीमियम 10% से कम होता है तब तो एग्जेम्पशन दे ही रहे हैं आपको। प्रीमियम अगर 10% से ज़्यादा है, अब सरकार को क्या दिक्कत है? प्रीमियम 10% से ज़्यादा हो रही है तो क्या दिक्कत है? क्यों टैक्सेबल कर दे रही है? ठीक है, डेथ के केस में तो टैक्सेबल कभी नहीं कर रही है, डेथ के केस में तो एग्जेम्पशन ही दे रही है। हालांकि ध्यान रखिएगा, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में डेथ पे भी क्या हुआ था? टैक्सेबल हुआ था। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में डेथ पे भी टैक्सेबल हुआ था। यहां पे कि डेथ पे तो टैक्सेबल नहीं है, डेथ पे एग्जेम्पशन दे रही है, लेकिन बाकी केसेस में टैक्सेबल बना दिया जा रहा है। लेकिन मात्र एक ही बात पे पूरी बात अटकी है कि प्रीमियम 10% से ज़्यादा है। प्रीमियम अगर 10% से ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम कहाँ है? एक बात बताइए, गवर्नमेंट क्या चाहती है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की ये लो, या 20 साल, 25 साल, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए। 15 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ इस तरीके की पॉलिसी को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कही जाती है। अगर मेरी 3 साल बाद पॉलिसी मैच्योर हो जा रही है, 3 साल में ही पॉलिसी खत्म हो जाती है, तो कोई लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं है। कौन 2 साल 3 साल में मर जाता है? अरे लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है लंबे समय के लिए कवरेज, ठीक है। देखिए मार्केट में हो क्या रहा था, पहले तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिलता था एग्जेम्प्ट था, तो मार्केट में क्या होने लग गया? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके के ऑफर लाने लग गई, कही कि आप
ये पहले साल के अंत पे मुझे आप 1,00,000 रुपया दीजिए, ठीक है, ओके, मैं इसको चेंज करता हूँ। दूसरे साल के अंत पे 1,00,000 रुपये दीजिए, तीसरे साल के अंत पे मुझे 1,00,000 रुपये दीजिए। और हम, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, 3-3 लाख, 1-1 लाख रुपए आपको हर साल देना है 3 साल तक। और 3 साल के बाद में हम आपको कितना दे देंगे, कहती है इंश्योरेंस कंपनी, हम 3 लाख रुपया दे देंगे। 1-1 लाख रुपए आप 3 साल तक दीजिए, हम आपको 3 साल के अंत पे 3 लाख रुपए दे देंगे। जल्दी बताइए, क्या आप ऐसी पॉलिसी लेना पसंद करेंगे? 1-1 लाख रुपए 3 साल तक देंगे, 3 साल के अंत पे 3 लाख रुपए मिल जाएगा। आप वो नहीं सर, ये क्या, मेरा 3 लाख रुपए दिए 3 ही लाख रुपए मिला, इससे हम बैंक में रख देते, 3 साल में कौन सा मरने वाले हैं, ठीक है। 3 लाख रुपए अगर हम दिए तो ऑब्वियसली हमको इंटरेस्ट के साथ कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, हम क्यों देंगे? ये पॉलिसी तो हम नहीं कराएंगे, यानी ये आप नहीं कराएंगे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है आप 3 साल तक 1-1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 2,90,000 रुपए देंगे, क्या आप कराएंगे? तब तो आप कहेंगे अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, 3 लाख रुपए हम ही देंगे, 2,90,000 लेंगे, ब्याज व्याज कुछ नहीं, उल्टे हम ही पैसा दे देंगे, नुकसान कर लेंगे अपना। तो मैं आपको बताऊं, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी पहले मार्केट में बिक रही थी 1/4/2012 के पहले, और लोग धूम मचा के ये पॉलिसी खरीद भी रहे थे, खूब बिक रही थी। क्या मैं भी ये पॉलिसी लेना पसंद करूंगा? हाँ। देखिए, जब हम 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि इंश्योरेंस प्रीमियम की ना ATC में डिडक्शन मिलती है। ठीक है, ATC की डिडक्शन मिल जाती है। और जब ATC की डिडक्शन मिल जाती है तो 1 लाख रुपए अगर मेरी इनकम कम हो गई तो हमको 30% के टैक्स की बचत हो गई, 30% टैक्स बचत हो गया, यानी 30,000 रुपये का टैक्स बच गया। हम तो 30% के हिसाब से टैक्स देते हैं, मेरा 1 लाख रुपए का डिडक्शन हुआ, मेरी इनकम 1 लाख से कम, 30,000 का टैक्स बच गया, यानी 3 सालों में मेरा टैक्स कितना बच गया? 90,000 रुपये का टैक्स बच गया। और अगर हमको 2,90,000 रुपये आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, फिर भी हम 80,000 के फायदे में, 2,90,000 आ गया और 90,000 रुपये का टैक्स बच गया। अगर हम 3 लाख रुपया दिए थे और 90,000 का टैक्स बच गया तो हम तो कितना दिए, हम तो ये मान के चल रहे हैं 3 लाख रुपया दिए तो 90,000 का टैक्स भी तो बचा, हम तो 2,10,000 रुपया दिए और 2,10,000 रुपया दे के 2,90,000 रुपये पा गए। क्या बताइए, मेरे लिए ये फायदे का सौदा है कि नहीं है? और ऐसी पॉलिसी धूम मचा के बिकती है। गवर्नमेंट ने कहा ये तो मजाक हो रहा है हमारे साथ, हम इंश्योरेंस को प्रमोट करना चाहते हैं, इंकरेज करना चाहते हैं, और लोग टैक्स बेनिफिट के हिसाब से पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि प्रीमियम 10% से ज्यादा होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर कोई 3 लाख रुपए की ये पॉलिसी है, मान लीजिए प्रीमियम 10% से कम होना चाहिए, 10% ज्यादा होगा तो हम आपको मेच्योरिटी वगैरह सब टैक्सेबल बना देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 3 लाख रुपए की अगर पॉलिसी है, जैसा कि ये पॉलिसी 3 लाख रुपए की थी, तो इसका प्रीमियम कितना होना चाहिए? या 2,90,000 की पॉलिसी थी तो इसका प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपया होना चाहिए। अब जैसे ही प्रीमियम अगर कंपनी मान लीजिए 30,000 रुपया लेगी तो 30,000 रुपए की 3 प्रीमियम लेके तो 3 लाख रुपया दे नहीं पाएगी, तो 30,000 की प्रीमियम कम से कम 10 साल लेनी पड़ेगी। तो प्रीमियम जैसे ही कम करेंगे तो वैसे ही टेन्योर बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट बार बार फोकस कर रही है प्रीमियम कम करो, 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होनी चाहिए। तो प्रीमियम कम करेंगे तो पॉलिसी का पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि कम प्रीमियम लेंगे तो पैसा ज्यादा समय लगेगा ना पैसा लेने में। इंश्योरेंस कंपनी छोटी सी प्रीमियम ले रही है तो इतना बड़ा पैसा कैसे दे पाएगी? तो ज्यादा बड़ा पैसा देने के लिए समय ज्यादा लगेगा ना, लेना ज्यादा समय तक पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए कि ये पॉलिसी 3 लाख रुपए की अगर है, 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम ले रहे थे तो 3 साल में बात हो जा रही थी, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी अब 30,000 का प्रीमियम ले या और कम ले तो पॉलिसी का पीरियड तो ज्यादा होगा ना। 30,000 रुपये प्रीमियम अगर कंपनी कहेगी तो मोटा मोटी 10 साल तक उसको पैसा लेना पड़ेगा, 10 साल तक पैसा लेगी तब जाके कहीं 3 लाख रुपया पूरा होगा, ताकि वो 3 लाख रुपया दे पाए। आ रही है बात समझ में आपको? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये प्रीमियम पे जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा के टेन्योर को बढ़ाने की बात कर दी, तभी हम आपको फायदा देंगे, राइट। तो आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी अप टू 10% है तभी आपको
एग्जेम्पशन मिल रही है, और इवन डिडक्शन भी लिमिट कर दिया गया। जो एटीसी में डिडक्शन होती है ना, वो भी 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे 10 लाख रुपए की पॉलिसी है आपकी, और मान लीजिए आप 1,20,000 रुपये की प्रीमियम भर रहे हो, तो हम आपको डिडक्शन 1 ही लाख रुपये देंगे, 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक का ही देंगे। 10 लाख की प्रीमियम, 10 लाख रुपए की पॉलिसी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की पॉलिसी, और प्रीमियम कितनी दे रहे हो, 1,20,000। तो एटीसी में डिडक्शन कितना मिलता है, सिर्फ 1 लाख, ठीक है। और मैच्योरिटी जो होगी ये टैक्सेबल भी हो जाएगी, ये टैक्सेबल भी हो जाएगी। तो एक तो डिडक्शन कम हो गया और मैच्योरिटी भी टैक्सेबल हो गई। तो इससे अच्छा है कि हम कौन सी पॉलिसी लें जिसका प्रीमियम 1 लाख रुपए तक का ही है, ताकि पूरा डिडक्शन भी मिल जाए और मैच्योरिटी पे जो पैसा है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाए। यानी इसी केस में अगर सम एश्योर्ड मान लो 10 लाख रहता, प्रीमियम 1 ही लाख रुपए होता, तो एक तो एटीसी में 1 लाख मिल जाता और मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट भी हो जाती। मैच्योरिटी चाहे सरेंडर, दोनों एक ही बात है। बीच में निकाल लिया पैसा सरेंडर है, मैच्योरिटी यानी खुद से मैच्योर हो गया, समय पूरा हो गया। नेक्स्ट देखिए, एनी सम रिसीव बाय ए पर्सन विद डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी, एनी पर्सन विथ डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी। अब आप सोच रहे होगी इस डिसेबिलिटी क्या होती है, सीवियर डिसेबिलिटी क्या होती है। रेफर टू इन सेक्शन 80U, 80U में एक्चुअली डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है। और सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और एलिमेंट रेफर टू इन सेक्शन 80DDB, या फिर आपको डिजीज है सेक्शन 80DDB का। तो इसमें कुछ डिजीज स्पेसिफाइड हैं, कैसी डिजीजेज हैं 80DDB में, जैसे आपको दिमाग की कोई बीमारी है, ये सब कुछ इसमें स्पेसिफाइड है, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और एलिमेंट। और डिसेबिलिटी क्या होती है, जैसे हाथ कटा है, तो ये बीमारी है कि डिसेबिलिटी है, आपके हाथ कटे हुए हैं, ठीक है, आप लंगड़े हो, आप चल नहीं पाते हो ठीक से, तो ये क्या है, डिसेबिलिटी या डिजीज, ये डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर कोई डिसेबिलिटी है या फिर आपको कोई डिजीज है 80DDB का, डिसेबिलिटी है 80U के हिसाब से, या फिर डिजीज है आपको 80DDB के हिसाब से। अब ये सब सेक्शन आप ना चैप्टर 6 में पढ़ोगे, 80C से लेके 80U तक जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे। अभी बस इतना ध्यान रख लो कि आपको कोई डिसेबिलिटी है या आपको कोई डिजीज है। तो अगर आपके रिस्पेक्ट में कोई भी पॉलिसी ली जाती है 1/4/2013 के बाद, इन रिस्पेक्ट ऑफ द विच द प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी एक्सीड्स 15% ऑफ द सम एश्योर्ड, तब जाके आपका टैक्सेबल होगा। यानी कि बाकी लोगों के लिए तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है, लेकिन डिसेबल पर्सन के लिए या जिनको स्पेसिफाइड डिजीज है उनके केस में अगर 15% प्रीमियम भी है तो भी चलेगा। यानी यही केस अगर हम नॉर्मल पर्सन के लिए बात करें, ये वाला केस, नॉर्मल पर्सन के केस में क्या हुआ था कि मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जा रही थी, लेकिन अगर यही डिजीज वाले या 80U डिसेबिलिटी वाले बंदे की अगर हम बात करें 1/4/2013 के बाद, तो उसके केस में फिर यहाँ पे ये टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट हो जाता। उनके केस में एग्जेम्प्ट हो जाता है क्योंकि उनके केस में 15% तक अलाउड है, प्रीमियम 15% तक हो सकती है। लेकिन ये 1/4/2013 के बाद वाली पॉलिसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। यानी कि 2012-13 में पॉलिसी ली गई है तो सभी के लिए 10% था। 2012-13 में अगर पॉलिसी ली गई है तो सबके लिए 10%, और 1/4/2013 से अगर पॉलिसी ली गई है तो डिसेबल और डिजीज वालों के लिए 15% है और नॉर्मल के लिए 10% है, लेकिन 12-13 में 10%। अच्छा, इसके पहले जो पॉलिसी ली गई है उसके रिस्पेक्ट में, एक्चुअली इसके पहले जो पॉलिसी ली गई थी उसके लिए कानून था कि 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक होना चाहिए, ठीक है। 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक है तो एग्जेम्प्ट है, नहीं तो उसके 20% ऑफ सम एश्योर्ड तक प्रीमियम जो होनी चाहिए अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड होनी चाहिए। अगर प्रीमियम आपके 20% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड का से ज़्यादा का प्रीमियम होने का मतलब है पॉलिसी 5 साल तक की होगी। 10 लाख रुपए में 2-2 लाख रुपए की प्रीमियम हम ले रहे हैं तो 5 साल के आसपास की पॉलिसी होगी। तो 2012 के पहले अगर कोई ऐसी पॉलिसी ली गई होगी तो वो तो कब की मैच्योर भी हो चुकी होगी ना। 2012 की पॉलिसी 2017 तक में मैच्योर भी हो चुकी होगी, तो हम उसके पहले की पॉलिसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब बात समझिएगा
क्योंकि जहाँ पे कंडीशन लगी हुई थी 2012 के पहले की पॉलिसी का, वो था 5 साल की पॉलिसी, तो वो सब खत्म हो चुकी है आज की तारीख में, ठीक है। तो वो ऐसी कोई पॉलिसी आज बची ही नहीं है। तो विल नॉट टॉक कि अब क्या होगा अगर प्रीमियम भर रहे हो तो मेच्योर हो रही है, तो अरे जो होना था, मेच्योर होना था हो चुकी, और जो भी होना था सब हो चुका, खत्म हो चुकी कहानी उसकी, ठीक है। इसमें भी यही बात है कि हाउएवर द सम रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ द पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट, अगर डेथ पे पैसा मिलेगा तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आइए मेरे साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करिए इसके। हम आपको पॉलिसी की डेट बताएंगे, ठीक है, पर्सन एबल है कि डिसेबल है वो बताएंगे, सम एश्योर्ड बताएंगे, प्रीमियम बताएंगे, ठीक है, और अमाउंट रिसीव्ड किस केस में हुआ है वो बताएंगे, और आपको बताना है कि टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। चलो चार केसेस तो कर ही लेंगे हम लोग। एक 6/12 को पॉलिसी ली गई, पर्सन था डिसेबल पर्सन था, सम एश्योर्ड 10 लाख था, प्रीमियम इसका 1.2 लाख था, अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी है, टैक्सेबल होगा एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए 1/4/2012 के बाद से 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होनी चाहिए। 10% ज़्यादा है, हाँ प्रीमियम 10% ज़्यादा है, लेकिन डिसेबल के लिए तो 15% था। डिसेबल के लिए तो 15% तक भी हो सकता है ना, लेकिन 15% कब से हुआ है? 1/4/2013 से हुआ है। तो 1/4/2013 ये 12-13 के अंदर वाली बात है, पॉलिसी 1 जून 2012 को ली गई थी, तो यानी इस केस में तो ऐसा नहीं हो पाएगा, अब 15% नहीं मिलेगा। उस समय 10% था सभी के लिए, वो तो डिसेबल के लिए और डिजीज वालों के लिए बाद में आया कि 1/4/2013 के बाद से आया, ठीक है। तो इस समय ये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, यही अगर हम कर दें 1/6/13 डिसेबल 10 लाख रुपया 1.2 लाख ऑन मैच्योरिटी पैसा आ रहा है, क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अब 15% हो चुका है। यहाँ 1.2 लाख, 10 लाख का 1.2 लाख कितना होता है? 12% होता है, 15% तक एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर से देखिए 1/6/12 डिसेबल बंदा है, ठीक है, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, 1.2 लाख रुपए का प्रीमियम है, और डेथ पे आ रहा है पैसा। तो डेथ पे अगर पैसा आ रहा है तो दिमाग ही नहीं लगाना है, वो एग्जेम्प्ट है। हालांकि ये 15 में ये कितना था? 10% ज़्यादा था जी, 12-13 में 10% ज़्यादा टैक्सेबल होता था, चाहे डिसेबल हो चाहे कोई भी पर्सन हो, यहाँ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। 1/7/15 नॉर्मल बंदा है, 10 लाख रुपए की प्रीमियम है, 90,000 रुपये, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, 90,000 की प्रीमियम है, अमाउंट रिसीव हुआ है मेच्योरिटी पे, क्या होगा? अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड है, हाँ अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड है, तो मेच्योरिटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर हम डेथ लिखेंगे तो टेंशन ही नहीं लेना है, डेथ के केस, डेथ में तो हर समय ही एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है भाई। ये नेक्स्ट देखिए, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप। अब ये देखिए क्या है यूलिप, क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं। उन सभी से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि बेसिकली इंश्योरेंस ना हमारे देश में इंश्योरेंस की तरह नहीं बिकता है। कोई भी आपको ये रिस्क बता के प्रोडक्ट नहीं बेचता है कि आप कल को मर जाओगे तो आपके घर वालों को पैसा मिलेगा, क्योंकि सामने वाला पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि अगर हम मर ही जाएंगे तो फिर पैसा फायदा क्या है, राइट। इंश्योरेंस का रियल मकसद पूरा हो ही नहीं रहा है।
इंश्योरेंस कंपनी भी ये बात समझती है कि लोगों को अपनी लाइफ के रिस्क को इंश्योर नहीं करना है। हमारे देश में लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम जिएंगे तो ही पैसे का मतलब है, मर जाएंगे तो फिर क्या मतलब है। यस, दे आर विलिंग टू लीव मनी फॉर द फैमिलीज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दिस इज फाउंड कि इन्वेस्टमेंट की तरह ही प्रोडक्ट को अगर डिजाइन किया जाए तभी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बिक सकते हैं। तो अब इस केस में क्या किया जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी जब म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट बेचती है तो आप समझ लीजिए उसको यूलिप कहते हैं। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आप ऐसे समझ लीजिए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या है, ये यूनिट प्लस इंश्योरेंस है। यूनिट का मतलब म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड प्लस इंश्योरेंस दोनों मिला दिया गया इसमें। अब हो सकता है बच्चे म्यूचुअल फंड भी ना समझते हो, तो पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड समझा दूं, तब समझ पाएंगे आप यूलिप क्या होता है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? ऐसे समझिए, आप में से एक बच्चा मेरे पास आता है, कहता है सर मुझे ना इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लीज़ आप थोड़ा सा गाइड कीजिए ना, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। अब उस बच्चे ने मेरी बड़ी सारी क्लासेस देख रखी हैं, स्टॉक मार्केट की भी क्लासेस देख रखी हैं। क्या आपको पता है कि नहीं कि मेरा स्टॉक मार्केट का एक फुल फ्लेजेड कोर्स है जिसमें आपको शेयर क्या होता है वहां से शुरू करते हैं बताना, और पूरा एक्चुअल में आपको एक स्पॉट ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, और सब लाइव ट्रेडिंग करके पूरा सिखाते हैं। मतलब जब हम भी कर रहे हैं रिकॉर्डेड सेशन में तो उस समय वो लाइव चल रहा है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ हो रहा है, आप लाइव उसका रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, आपके पास वो रिकॉर्डेड पहुंच रहा है, लेकिन जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो वो लाइव ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग देखते हो और एक एक चीज को माइन्यूटली समझाया गया है। बेसिकली उसका पर्पस ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में कमा लो, उसका पर्पस ये है कि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक चीज को समझने लग जाओ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की तारीख में दो ही चर्चाएं हमारे देश में होती हैं। अगर पान की दुकान पे आप खड़े रहेंगे तो पॉलिटिक्स की चर्चा होगी, और अगर आप किसी कॉर्पोरेट में बैठे हैं तो लंच के समय इंप्लॉइज जो आपस में बात कर रहे हैं वो होती है स्टॉक मार्केट की। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप समझ लीजिए आप इग्नोर हो जाते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट की नॉलेज। ठीक है, बहरहाल मैंने बड़ी बात नहीं की कि उससे इन्वेस्टमेंट आपको आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा आप इग्नोर हो जाओगे, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कॉर्पोरेट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये कोई प्रमोशन नहीं थी, अभी फिलहाल अचानक से मेरे मन में म्यूचुअल फंड को लेके ये बात आई तो मैंने बताया कि यस वी हैव अ वेरी गुड कोर्स ऑन टू दिस स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट ही क्यों, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दें, क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ही बेहतरीन कोर्स है हमारा, टैली अकाउंटिंग विच इज मैंडेटरी मस्ट फॉर यू पीपल। ठीक है, जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अकाउंटिंग की एक्सपर्टाइज टैली किससे आ जाएगी, राइट। और हिंदुस्तान के ना लगभग 80-90% MSME जितने हैं वो सब अपनी अकाउंटिंग टैली पे करते हैं। तो अगर हमें ऑडिट करनी है, हमें कुछ भी करना है, हमें वो अकाउंटिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन शानदार कोर्स है, और ये सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट study@home.org पे मिल जाएगा, या फिर study@home लर्निंग ऐप पे चल जाइए, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आइए वापस से बात करते हैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, ये क्या है। तो एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर मैंने तो आपके बड़े सारे कोर्सेज किए हुए हैं, थोड़ा सा एक बार और गाइडेंस लेना चाहते हैं, मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। मैंने कहा क्या मन बना रखे हो, पहले तुम अपना मन बताओ, तुम्हारे मन में क्या है, क्या चाहते हो। तो कहता है सर मैं चाहता हूँ ना कि मैं जो अपना पैसा लगाऊँ, हम हाँ आइए देखिए क्या क्या वो बताता है। कहता है सर मैं चाहता हूं कि मैं अपना पैसा लगाऊं टेलीकॉम में। मैंने कहा क्यों भाई, टेलीकॉम में क्यों लगाना चाहते हो। कहा सर अभी टेलीकॉम में ना बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। ठीक है, अभी बहुत ह्यूज पोटेंशियल है सर। आज भी छोटे छोटे गांव में सबके पास मोबाइल नहीं है। साथ देखिए ना, शहरों में लोगों के पास अब 2-2 मोबाइल होने लग गया है, एक ही आदमी 2-2 मोबाइल लेके घूम रहा है। और 2 मोबाइल नहीं ले रखा है, मोबाइल अगर एक है तो सिम तो 2 है उसके पास।
अभी गांव में ना सर परिवार में एक के पास है, किसी किसी परिवार में किसी के पास भी मोबाइल नहीं है, ऐसा है। अभी टेलीकॉम में बहुत ग्रोथ है, ठीक है सर। हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो अर्बन पॉपुलेशन से बहुत हाई है, और इसलिए हमें लगता है कि टेलीकॉम का ग्रोथ अभी रूरल में बाकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अभी इसमें। हमने कहा यार बड़े समझदार हो तुम, तो कोर्स करने के बाद कितने समझदार हो गए, तुमको मालूम है कहाँ पैसा लगाना है। कहते हैं सर टेलीकॉम में लगाना चाहते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक नहीं है कि सर कहाँ लगाएं, इसलिए बस आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं। कि और क्या मन है तुम्हारा? उसने कहा कि सर एडटेक जो है ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा। एडटेक मतलब एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी, सर जैसा आप कर रहे हैं, इसका अभी ह्यूज पोटेंशियल है। सर जब कोविड आया था ना, तभी इसको आप समझ लीजिए स्पार्क मिला, लोगों की आदत बन गई कि हम उसे एडॉप्ट कर लिए, ठीक है। तो एडॉप्टेबिलिटी तो मार्केट में आ गई है, लेकिन अभी इसका ग्रोथ बाकी है। तो मुझे लगता है कि सर मुझे ना एडटेक में पैसा लगाना है। हमने कहा बहुत सुंदर बात है, और बताओ बेटा और क्या चाहते हो? उसने कहा कि सर मुझे पैसा लगाना है इसके बाद होटल्स में, होटल इंडस्ट्री में। हमने कहा ये क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे सर आपने देखा है कि हमारा देश अब बहुत ज़्यादा टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, और ये बात सच भी है, ठीक है। आपको मालूम है कि जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ये तो मालूम है ना कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो अमिताभ बच्चन से उन्होंने गुजरात के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक ऐड बनवाया था। तो पता नहीं आज आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अमिताभ बच्चन वो ऐड करते थे, कभी आइए ना गुजरात में, ठीक है। और फिर जब वो सेंटर में आए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म किए मोदी जी, तो उन्होंने हर स्टेट को बोला कि आप अपने यहाँ का टूरिज्म प्रमोट कीजिए, ठीक है। तो हर स्टेट अपने अपने टूरिज्म को, यूपी प्रमोट कर रही है, इवन बिहार भी प्रमोट कर रही है, कभी आइए ना बिहार में, राइट। तो इट्स लाइक कि पूरा देश टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो सर मुझे लगता है कि टूरिज्म को एक नई दिशा मिलने वाली, यहाँ पे बहुत ग्रोथ आएगा, और जब ग्रोथ होगा टूरिज्म में तो होटल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो सर मुझे ना इसलिए होटल इंडस्ट्री में पैसा लगाना है। मैंने कहा बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छे, और बताओ और क्या क्या इच्छा है तुम्हारी? इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। कहा सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर एआई का ज़माना आ गया है, ठीक है, आईटी कंपनीज बहुत तेज़ी से भागेंगी, सर मुझे आईटी में पैसा लगाना है। मैंने कहा ओके, वेरी वेरी गुड, और बताओ? सर मैं चाहता हूँ मेरा पैसा ना, कुछ पैसा सिक्योर्ड भी रहे, इसमें हालांकि रिस्क है, तो मेरा कुछ पैसा सिक्योर्ड भी रहे। तो हम चाहते हैं कुछ हिस्से को जैसे सिक्योर्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें रखें, जिसमें भले ब्याज कम आए लेकिन पैसा सिक्योर्ड है, वो घटेगा नहीं, ऐसा कुछ करें। हमने कहा अच्छा, और कुछ तुम्हारी इच्छा? कहते नहीं सर इतनी इच्छा है, वैसे तो इच्छाएं और भी हैं, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि अब आप भी कुछ बोलें, मैंने बहुत बोल दिया। तो मैंने कहा अच्छा बताओ लगाना कितना पैसा है? कहता है सर 100 रुपये लगानी है। मैंने कहा 100 रुपये लगानी है, बात इतनी बड़ी बड़ी? 100 रुपये तो आदमी ऐसे ही निकालता है, कुछ भी खा पी के खत्म कर देता है, इसको 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, इतनी कहानी गा रहा है। क्या ये 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है? टेलीकॉम की एक कंपनी में अगर इसको पैसा लगाना हो तो हो सकता है शेयर 1500 रुपये का है, ठीक है। किसी आईटी कंपनी का इसको शेयर लेना हो सकता है एक शेयर ही 5000 रुपये का है। कैसे लगाएगा? इसके पास 100 रुपये टोटल लगाने के लिए। तो यहीं पे आता है म्यूचुअल फंड इन पिक्चर। अब ये म्यूचुअल फंड का क्या होता है? मान लीजिए मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ, तो मैं आप सभी से, ऐसे बड़े सारे लोग हैं हमारे देश में जो पैसा लगाना चाहते हैं इन सभी सेक्टर में, तो हम क्या करेंगे, आप सभी से पैसा इकट्ठा करेंगे और इन्हीं सब सेक्टर में पैसा लगाएंगे, ठीक है। किसी ने 100 रुपये दिया, किसी ने लाख रुपए दिया, कुल मिला के हमने मार्केट से कितना पैसा इकट्ठा कर लिया? मान लीजिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। तो हमने तो 1 करोड़ रुपए इन सभी सेक्टर में लगा दिया, हमारे पास तो पैसा है 1 करोड़ रुपए, हमने लगा दिया इसमें, ठीक है। अगले दिन 1 करोड़ कितना हो जाता है मालूम है? अब इन्वेस्ट कर दिया है तो हर दिन ग्रो कर रहा है, अप डाउन सब हो रहा है। अगले दिन ये 1 करोड़ रुपए हो जाता है 1 करोड़ 1 लाख रुपए, यानी 1% की ग्रोथ हो गई। तो जिसने 100 रुपए लगाया था उसका 100 रुपए कितना हो गया? 101 रुपए हो गया। ये होता है म्यूचुअल फंड। यानी आपको इतनी जगह पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने पैसा लगाया और सभी जगह पे लगाया। इससे आपका 100 रुपया भी सब जगह समझ लीजिए लगा हुआ है, और पूरे पोर्टफोलियो में 1% की बढ़त आई तो आपका भी 1% बढ़ गया।
जिस दिन ये 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो जो इतना तैयार हुआ है, ये 1 करोड़ 10 लाख रुपया हो गया, तो आपका भी 100 रुपया 110 रुपया हो जाएगा। तो क्या आपको पता है ये बात कि हमारे देश में जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर उसको कहते हैं जो छोटा इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर डायरेक्ट इक्विटी में पैसा नहीं लगाता, डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज भी नहीं होती। एक तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको मालूम है पैसा कहाँ लगाना है। तो रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में ही पैसे लगा देता है, और म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करती है जिससे उनको रिटर्न मिल जाता है। अब ये चीज हमारे देश में बहुत चलता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती हैं, आजकल यूलिप बेचने लग गई हैं। अब यूलिप का क्या तरीका है कि आप जब इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख रुपया दोगे, मान लो हमने इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख रुपया दिया, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी प्रोडक्ट जिसमें इंश्योरेंस ना हो नहीं बेच सकती है। देखिए ये मैंडेटरी, उनको इंश्योरेंस तो बेचना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपसे 1 लाख रुपया जब लेती है, देखिए सबका अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है, हर पॉलिसी का अलग अलग सिस्टम होता है। एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपसे 1 लाख रुपए लिया गया प्रीमियम। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इसमें से कहेगी कि चार्जेस कट गए इसमें टुवर्ड्स इंश्योरेंस, कितना मान लेते हैं, इसमें से कट गया 5,000 रुपया, तो ये कितना हो गया 95,000। अब 5,000 रुपये से आपकी इंश्योरेंस कर देती है, 5,000 रुपये से आपकी इंश्योरेंस कर देती है। वो मान लेती है कि आपका रिस्क ले रहे हैं, और आपको 10 लाख रुपए का मोटा मोटी वो क्या दे देती है, सम एश्योर्ड कवर। मतलब अगर आपके बीच में डेथ हुई तो आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, और आप 1 लाख रुपए की प्रीमियम हर साल भरते रहिए। ठीक है, जिसमें से उन्होंने 5,000 रुपया, सिंस आपका रिस्क ले रही है कि भाई 10 लाख रुपया आपको कभी भी देना पड़ सकता है, लेकिन सारे मरेंगे क्या, नहीं, रिस्क के लिए 5,000 रुपया उसने रख लिया कि भाई हम रिस्क उठा रहे हैं, इस बात का 5,000 रुपया रख लिया। बाकी 95,000 रुपया उसने क्या किया, इसी तरीके से इन्वेस्ट कर दिया जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो हमारे जैसे बड़े सारे लोगों ने ये पॉलिसी ली, 95,000 रुपया सबका मिला के उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए वो कितना हो गया, 95 लाख रुपया कंपनी के पास हो गया टोटल इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमने तो कितना दिया है, 1 लाख रुपया। किसी दिन ये 95 लाख रुपया कितना हो जाएगा, मान लीजिए 105 लाख रुपया हो गया, तो मेरा 1 लाख कितना हो जाएगा, ये 1,05,000 रुपया हो जाएगा। हालांकि यहां पे क्या हो रहा है कि पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो बढ़ने में समय लग जाएगा। आप देखिए 95 लाख रुपए ही तो टोटल, मतलब आप समझ लो ना, 55,000 रुपये तो कट गया, तो कम पैसा इन्वेस्ट हुआ। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जितना आप दिए पूरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा भी बढ़ेगा तुरंत ग्रोथ मिलेगी। लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा अगर ग्रोथ मिलेगा तो पहले तो जो कटा है वो कवर होगा। पहले 95 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए पहुंचने में ही एक तो इसको टाइम लग जाएगा। जब वो कवर हो जाएगा तब उसके बाद और ऊपर बढ़ेगा, तब जाके यूलिप वालों को फायदा होगा। लेकिन यूलिप वालों को फायदा एक ये हो रहा है फर्स्ट डे से कि उनको एक इंश्योरेंस कवर भी मिल गया कि अगर कोई कैजुअलिटी हुई, डेथ हो गई, तो भाई अभी तो हम 1 ही लाख रुपया दिए थे, लेकिन तुरंत 10 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएगा, ये भी तो फायदा हो जाएगा। और बाकी वो 95,000 रुपया इन्वेस्ट हो गया, उसकी जितनी वैल्यू बनते जा रही है, तो इसमें म्यूचुअल फंड का भी आनंद आ रहा है और इंश्योरेंस भी हो गया है। आई बात समझ में? तो इंश्योरेंस कंपनी यूलिप के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दी और धड़ाधड़ बेचने लग गई। ठीक है, अब होता क्या था यहां पे, इंश्योरेंस कंपनी के केस में इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। प्रीमियम जो होगी वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रीमियम जो होगी वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 लाख रुपए का कवर दिए थे सब, और प्रीमियम 1 ही लाख रुपए तो ले रहे थे। तो जितना पैसा बाद में जब ये पैसा ग्रो करता है, भाई ये तो इक्विटी मार्केट में पैसा लगा हुआ है, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए का कवर भी सब दे दिए हमको, 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड हो ही गया है। ठीक है, जिसके लिए वो 5,000 रुपया काट ले रहे हैं 1 लाख रुपया में से, हालांकि लेकिन हमको तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा भी नहीं है, प्रीमियम भी हमारी कम है, 10% तक ही है। तो अब ऐसे में जो पैसा जब मैच्योर होगा, या जब भी इसका पैसा तो ग्रो करते जा रहा है इक्विटी मार्केट की तरह, कभी भी टैक्सेबल भी नहीं होगा। हम जो ये पैसा दिए 10 लाख रुपया 10 सालों में, और मिला हमको मालूम है कितना, 40 लाख रुपया,
क्योंकि इक्विटी मार्केट खूब ग्रो कर गया था, 1 पैसा टैक्सेबल नहीं हुआ। तो म्यूचुअल फंड कंपनियों को होने लग गई दिक्कत। उन्होंने कहा कि हमारा म्यूचुअल फंड में अब कोई पैसा लगा नहीं रहा है, क्योंकि सब लगा रहे इंश्योरेंस कंपनी में। कह रहे हैं एक तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, दूसरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा जब पैसा मिलेगा तो। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड में जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें आपको कैपिटल गेन लग जाता है। म्यूचुअल फंड में जितना भी, जैसे आपने 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया और 12 लाख रुपया मिला तो 2 लाख रुपया कैपिटल गेन है, उस पर टैक्स लगता था। तो भाई म्यूचुअल फंड कंपनी को आपत्ति होने लग गई कि भाई इंश्योरेंस कंपनी हमारे जैसा ही, एक तो सबसे पहली बात प्रोडक्ट हमारा है, इनको बेचना ही नहीं चाहिए, ये उसमें इंश्योरेंस मिक्स करके इंश्योरेंस की तरह बेच दे रहे हैं उसको। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्पशन हो जाने की वजह से इन्हीं का माल ज्यादा बिक जा रहा है, जबकि वो माल हमारा है एक्चुअल में। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किया कि एनी सम रिसीव्ड अंडर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2021, बजट हमेशा फरवरी में आता है 1 तारीख को, ठीक है। 1/2/2021 को ये बजट में आया था, 2021 के बजट में आया था, और गवर्नमेंट ने कहा कि आज से ही ये कानून एप्लीकेबल है। जबकि जब भी बजट आता है 1 फरवरी को तो वो लागू कब से होता है, 1 अप्रैल से, मालूम है आपको ये बात। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने बहुत ताव दिखाया, बहुत जल्दीबाजी दिखाई, और 1 फरवरी को बजट में ही बोल दिया कि आज से ही ये लागू हो। देखिए क्या लागू किया, एनी सम रिसीव्ड अंडर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/21 एंड द प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी एक्सीड्स 2.5 लाख। अगर आपकी यूलिप की प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो जो भी यूलिप पे पैसा मिलेगा वो आपका टैक्सेबल होगा, मतलब वो भी अब टैक्सेबल होगा। जितना आपका फायदा हुआ वो आपका टैक्सेबल होगा। जैसे कैपिटल गेन आता है वैसे यूलिप में भी कैपिटल गेन आ जाएगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड टैक्सेबल होता है कि 12 लाख लगाए 15 लाख आया तो 3 लाख टैक्सेबल, वैसे यूलिप में भी हो जाएगा। अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रीमियम, यानी जो लोग अभी कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, साल का 2.5 लाख रुपए से कम करते हैं यूलिप में, उनके लिए टैक्सेबल नहीं किया, ठीक है। 2.5 लाख से ज़्यादा वाला तो बेसिकली छोटी मोटी पॉलिसी तो हर कोई ले लेता है। ये तो बड़े इन्वेस्टर कर रहे थे ना, बड़े इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में जो लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं वो उधर लगाने की बजाय इंश्योरेंस कंपनी में लगाने लग गए थे, तो उन्हीं को कवर किया गया कि भाई तुम्हारे लिए तो इन्वेस्टमेंट है, तुम इंश्योरेंस कहाँ करा रहे हो, इंश्योरेंस से तुमको मतलब ही नहीं है, तुम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम देख रहे हो कि वहां पे टैक्सेबल है म्यूचुअल फंड में, इसलिए यहाँ पे पैसे लगा रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए टैक्सेबल बना दे रहे हैं। Where the premium is payable by a person for more than 1 ULIP issued on or after 1/2/21, अगर मान लीजिए आप एक से ज्यादा यूलिप रखे हो, ठीक है, where the premium is payable by a person for more than 1 ULIP issued on or after 1/2/21, the exemption shall apply only with respect to those ULIP where the aggregate amount of premium does not exceed the aforesaid limit। अगर मान लीजिए एक से अधिक यूलिप है आपकी और प्रीमियम मिला के 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया तो भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तो भी टैक्सेबल है, ठीक है। तो एग्रीगेट कहता है वेयर द प्रीमियम पेबल बाय ए पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप इशूड ऑन आफ्टर द डेट, द एग्जेम्पशन से अप्लाई ओनली विद रिस्पेक्ट टू दोज यूलिप वेयर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम डज नॉट एक्सीड दिस लिमिट। अगर एक से ज्यादा यूलिप है तो एक सारे यूलिप की मिला के प्रीमियम आपकी 2.5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा हुआ कि टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये सब क्यों, इसमें इतनी आफत क्यों आ गई गवर्नमेंट को, इतनी आफत क्यों आ गई कि 1 फरवरी से ही करना पड़ा? क्या गवर्नमेंट इसके लिए रुक नहीं सकती थी? क्या गवर्नमेंट इसके लिए रुक नहीं सकती थी? अब देखिए जल्दी क्यों थी गवर्नमेंट को कि हम 1 फरवरी से ही इस बात को लागू कर दें, क्योंकि अगर ये नॉर्मल लॉ की तरह आता कि बजट आए 1 फरवरी को और ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल से, तो इंश्योरेंस कंपनी इस बीच में खूब प्रेशर बनाती सभी क्लाइंट्स पे, ठीक है। उनके एजेंट्स खूब प्रेशर बनाते सबके ऊपर, बार बार यही कहते देखो अभी ले लो पॉलिसी, अभी ले लोगे तो क्या फायदा होगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी जब भी पैसा आएगा तुम्हारा, लेकिन अदरवाइज 1 अप्रैल के बाद अगर ये पॉलिसी ली जाती है तो टैक्सेबल हो जाएगा पैसा। 1 अप्रैल के बाद ली जाती है तो ये पैसा टैक्सेबल होगा भाई, जो भी मेच्योरिटी होगी तो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा पैसा, कैपिटल गेन लग जाएगा। अभी लोगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल लॉ की तरह इसको लाया जाता तो यही होता ना, एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से। तो पब्लिक में क्या होता है, कैश हो जाता, लोगों को सोचने का समझने की फुर्सत में नहीं मिलती। एजेंट इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते जल्दी 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 करने के लिए कि बहुत सारे लोग बिना समझे पॉलिसी को पॉलिसी ले लेते। इसलिए गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर दी
कि भाई ऐसा ना हो कि अब इंश्योरेंस कंपनी इस बात का फ़ायदा उठाने लग जाए, बैठ के 2 महीने तक खूब प्रेशराइज करके लोगों को पॉलिसी बेच रही है, लोगों को समय तक नहीं दे रही है सोचने के लिए, कह रही जल्दी ले लो जल्दी ले लो जल्दी ले लो, नहीं तो टैक्सेबल हो जाएगा बाद में। तो वो प्रेशर ना रहे पब्लिक पे, इसलिए गवर्नमेंट ने सीधे कहा कि ये अभी से एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अच्छा इसके एग्जाम्पल करेंगे क्या। हाउएवर ऑन सम रिसीव्ड ऑन डेथ शैल बी एग्जेम्प्ट। अच्छा डेथ पे पैसा आता है तो ये एग्जेम्प्ट है, ये आप बार बार देख रहे हैं, डेथ पे पैसा एग्जेम्प्ट ही हो रहा है। बस एक ही केस था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पे डेथ पे भी पैसा टैक्सेबल हो रहा था, अदरवाइज बाकी सब जगह पे हम डेथ पे एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं। चलिए अब बताइएगा, प्रीमियम बिफोर 1 फरवरी 2021 दो पॉलिसी ली गई थी, एक का 1,50,000 जा रहा था और दूसरे का 2,50,000 जा रहा था। ठीक है, इसके बाद तो हमने कोई पॉलिसी ली ही नहीं है, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं ली गई थी, नो प्रीमियम। टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा मैच्योरिटी। देखिए 1 फरवरी 2021 के पहले तो चाहे जितना भी यूलिप में जा रहा था, ठीक है, ये यूलिप की प्रीमियम है, कितना भी यूलिप में प्रीमियम जा रहा था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी टैक्सेबल नहीं था पहले तो ये एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, यूलिप का गेन जो भी उसका फ़ायदा होता है वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट होगा। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपया यहाँ है प्रीमियम दे रहे थे और 2,00,000 रुपया यहाँ प्रीमियम दे रहे थे, मतलब अलग अलग पॉलिसी है, ध्यान दीजिएगा। यूलिप की एक पॉलिसी ली गई थी 1 फरवरी 2021 के पहले जिसमें 1,00,000 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं, और अभी एक पॉलिसी और करा ली जिसका 2,00,000 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मत कहिएगा कि पहले इतना दे रहे थे, अब पहले 1,00,000 दे रहे थे अब 2,00,000 दे रहे हैं, ये नहीं। 1,00,000 रुपये वाली पॉलिसी अभी भी चल रही है और एक और पॉलिसी करा ली है जिसका 2,00,000 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं। ये एक पॉलिसी पहले से चली आ रही है 1,00,000 वाली, ठीक है, और अब 2,00,000 रुपये की एक और पॉलिसी जुड़ गई है, तो अब 3,00,000 रुपये बेसिकली हम प्रीमियम दे रहे हैं। एक पहले से देते आ रहे थे, एक अभी देना शुरू किए हैं। तो अब क्या होगा, अभी भी इस दोनों पॉलिसी एग्जेम्प्ट है, दोनों की दोनों एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये देखिए अब नेक्स्ट, ये भी एग्जेम्प्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट है और ये भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, यहाँ दोनों ही एग्जेम्प्ट था। तीसरा केस लीजिए, पहले यहाँ पे 3,00,000 रुपए की एक पॉलिसी लिए हुए थे, ठीक है, 1,00,000 रुपए का एक पॉलिसी में प्रीमियम जा रहा था, 3,00,000 रुपए का इधर एक और जाने लग गया। अब ये जो 3,00,000 रुपये वाला है ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा, और ये दोनों का आज भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट रहेगा मैच्योरिटी। आ रही है बात समझ में। अब 1 फरवरी 2021 के बाद से अगर आपने यूलिप लिया जिसकी प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए पहले 1,00,000 का एक पॉलिसी था, 1,00,000 रुपये की एक 4,00,000 रुपये की एक पॉलिसी थी, अभी एक 1.5 लाख रुपए की एक पॉलिसी हमने ली और एक 1,25,000 रुपये की एक पॉलिसी और ली, 4 पॉलिसी हो गई। तो क्या 1 फरवरी 2021 के बाद 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी और ये दोनों पॉलिसी आज भी एग्जेम्प्ट रहेगी।
आ रहा है समझ में सबको? यहाँ पे कोई पॉलिसी थी ही नहीं मान लेते हैं, और यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की आपने एक पॉलिसी ले ली, ये क्या है? एग्जेम्प्ट है ये वाला, ठीक है। अब यही बस एक केस और ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉलिसी थी ही नहीं, यहाँ पे आपने 2,51,000 रुपये प्रीमियम की पॉलिसी ले ली, ये अब टैक्सेबल हो जाएगा। इसका जो भी गेन आएगा इस पॉलिसी को, जब आप मेच्योरिटी होगी, जो भी गेन आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब 2,51,000 की प्रीमियम भर रहे हैं, ठीक है, हर साल भरते रहेंगे, किसी दिन आप निकालेंगे पैसा, जब निकालेंगे तो जितना फ़ायदा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे लास्ट वाले केस में। हाँ, अगर डेथ होती है और उस केस में पैसा मिलता है तो एग्जेम्प्ट है, ये याद रखिएगा, हर केस में एग्जेम्प्ट है फिर वो। Income from investment in life insurance policy will be taxable if premium of ₹5 lakh has been paid in any year. ये कब से आया है पहले तो ये जान लीजिए। इट इज़ इन पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/23, तो ये एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पहले तो यही समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? वो ट्रेडिशनल प्लान्स इसको बोला जाता है, मनी बैक पॉलिसीज, जिसमें पैसा वापस मिलता है, इतना पैसा जमा कीजिए इतना मिलेगा वाला, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट इनकम आपको आ रही है मनी बैक पॉलिसीज से, जो कि 1/4/2023 के बाद का है, जिसकी प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा थी इन एनी ईयर। अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली 1/4/2023 के बाद जिसकी प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो जितना आपको प्रीमियम से ज़्यादा मिलेगा मेच्योरिटी पे, वो पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो एग्जम्पशन नहीं होगा। तो ये बड़े लोगों के लिए हो गया, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस 55 लाख रुपए से अधिक की प्रीमियम कौन दे रहा है? ऑब्वियसली जिनके पास ह्यूज इनकम है। और मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेजुअली गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस के लिए बेनिफिट दे। लाइफ इंश्योरेंस को गवर्नमेंट ने बहुत सालों तक प्रमोट किया है, अब वो समय नहीं रहा जहां प्रमोट करने की आवश्यकता है। अब तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कंपल्शन बनाना चाहिए इसको। However, the amount paid on death of the policy holder will continue to be exempt from income tax. लेकिन ये ध्यान दीजिएगा 5 लाख रुपए की जो प्रीमियम है वो एक पॉलिसी से अधिक पॉलिसी मिला के भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो ये इस बात को लिख लें इस फुल स्टॉप के पहले, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पॉलिसी और एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉलिसी, और एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉलिसी। मान लीजिए हमने 2 पॉलिसी ली 3-3 लाख रुपए की, एक पॉलिसी ली 5 लाख रुपए से ऊपर तो भी मेच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है। और अगर 3-3 लाख रुपए की 2 पॉलिसी ले ली हमने 1 अप्रैल 2023 के बाद, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। 3-3 लाख की 2 पॉलिसी लिए तो प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा हो गया ना, तो जो भी मेच्योरिटी होगी, डिफरेंशियल जितना भी कमाए हो, सब टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, पुरानी वाली जितनी भी पॉलिसी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी 1/4/2023 के पहले की पॉलिसी ली हुई है जिसका प्रीमियम ऑलरेडी 5 लाख से ज़्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेच्योरिटी में जितना पैसा आएगा एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ने ये लॉ नहीं ना बनाया था। अगर गवर्नमेंट ये लॉ आज अचानक से बना दे कि जिसके पास भी पॉलिसी है प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो हम कहेंगे बेवकूफ़ बना रहे थे क्या? आज पैसा मिलने का समय आया तो टैक्सेबल बना दिए। 20 साल तक हम पैसा क्यों दे रहे थे? क्योंकि तुम एग्जेम्प्ट बता रहे थे। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट आज से अब जो नई पॉलिसी ले रहा है उसी के लिए ऐसा बोल सकती है कि आज 1/4/2023 के बाद आप पॉलिसी ले रहे हो, 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम है, तो हम आपकी मेच्योरिटी को टैक्सेबल बना देंगे, ठीक है। तो ये थी सारी एग्जेम्पशन एंड टैक्सेबिलिटी व्हाटएवर विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, राइट। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे फिर एक एग्जेम्पशन के साथ, एक और एग्जेम्प्ट इनकम आप जानेंगे अगली क्लास में हमारे साथ। विल स्टॉप हियर।